अपनी पत्नी मनोरमा के देहांत के बाद रमेश अपने दोनों बच्चों रमा और रामू को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। रमेश के घर में एक विशाल नारियल का पेड़ था, जिसमें हर साल ढेरों नारियल लगते थे। उन्हें बेचकर रमेश अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश के घर के बगल में ही उसके प्रिय मित्र बबलू का घर था। बबलू भी नारियल का व्यवसाय करता था। क्या बात है रमेश, आज बड़े व्यस्त लग रहे हो। आज जल्दी काम खत्म करके रामा और रामू को फिल्म दिखाने ले जाना है। दोनों बहुत दिन से जिद कर रहे हैं। वाह, आज दोनों बच्चों के मजे हैं। जाओ खूब मजे करो। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज बहुत काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे। रमेश जल्दी से अपने काम निपटाकर अपने दोनों बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाता है। ऐसे ही रमेश की जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे खराब मौसम की वजह से नारियल के पेड़ की उपज कम होने लगती है। इस वजह से रमेश हमेशा परेशान रहने लगता है। क्या हुआ बाबू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हमसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। आजकल हमारे नारियल के पेड़ की उपज बहुत कम हो गई है। इस वजह से हमारे व्यापार पर बहुत असर पड़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ते खर्चे और उपज कम होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार मौसम के बदलने से फसल पे असर पड़ा है। इस वजह से इसकी उपज कम हो गई है। थोड़े दिन में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तब ये वापस पहले जैसे ही फल देने लगेगा। तभी वहाँ बबलू आ जाता है। क्या हुआ भैया, इस बार नारियल की खेती अच्छी नहीं हुई क्या? क्या बताएं बबलू, इस बार बदलते मौसम के कारण बहुत कम नारियल पेड़ में लगे हैं। शायद तुम्हारा नारियल का पेड़ बूढ़ा हो गया है, इस वजह से अच्छी फसल नहीं दे रहा है। वैसे अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम ही आते हैं ना। ठीक है भैया। धीरे धीरे रमेश की आर्थिक हालत बिगड़ने लगती है। उसके पास पैसे की काफी कमी हो जाती है। बापू, स्कूल वालों ने स्कूल की फीस जमा करने को कहा है, वरना हमारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। क्या बताएं बेटा, इस बार 2 वक्त की रोटी जुटाने लायक पैसों का भी इंतजाम नहीं हुआ है। तुम लोग परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। रमेश मदद की आस लेकर बबलू के पास जाता है। मेरी थोड़ी मदद कर दो, वरना स्कूल वाले मेरे बच्चों का नाम स्कूल से हटा देंगे। देखो रमेश, तुम मेरे खास दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम्हारा नारियल का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया है, तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे कैसे? रमेश उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। बापू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम नारियल के पेड़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, और वो पहले की तरह फल देने लगेगा। अगले दिन से तीनों नारियल के पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। रामू दिन में 2 बार पानी डालता है और रमा ख्याल रखती है कि उस पेड़ को अच्छे से धूप मिलती रहे। धीरे धीरे उस पेड़ में वापस से अच्छी फसल आने लगती है, लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है। इतना तेज आंधी तूफान है? हाँ, मैंने अपने जीवन में इतना तेज आंधी तूफान कभी नहीं देखा। आंधी की वजह से रमेश का घर उड़ जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी नारियल के पेड़ का सहारा लेते हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें आज रात इस नारियल के पेड़ के नीचे ही गुजारनी होगी। रमेश का पूरा परिवार नारियल के पेड़ के नीचे सो जाता है, किंतु सर्द हवा की वजह से सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी आंधी की वजह से एक नारियल का पेड़ गिरता है और देखते ही देखते एक विशाल घर में बदल जाता है। ये कैसा जादू है? नारियल का विशाल घर, इसमें तो गांव भर के लोग रह सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी अंदर जाकर देखते हैं। वो घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रमेश दरवाजा खोलता है। अरे बबलू भैया, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं रमेश, आंधी की वजह से मेरा घर उड़ गया। क्या आज हम तुम्हारे इस विशाल नारियल के घर में सहारा ले सकते हैं? हाँ भैया, क्यों नहीं। आओ आओ, अंदर आओ। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हारे जरूरत के वक्त काम नहीं आया।
और अब तुम मेरी मदद करके मुझ पे एहसान कर रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे मित्र हो और जरूरत के वक्त पर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। रमेश की ये बात सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रमेश को गले लगा लेता है। अगले दिन बारिश थम जाती है। रमेश के विशाल नारियल के घर की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके विशाल नारियल के घर को देखने आते हैं और उस घर में रहने की इच्छा जताते हैं। क्यों ना हम इस घर को होटल में तब्दील कर दें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तीनों के लिए ये बहुत बड़ा घर है और होटल से पैसे भी आने लगेंगे। रमेश उस विशाल नारियल के घर को होटल में तब्दील कर देता है, जिसमें दूर दूर से लोग रहने के लिए आते हैं। और रमेश अपने नारियल के पेड़ के नारियल पानी से सभी का स्वागत करता है। धीरे धीरे रमेश की अच्छी कमाई होने लगती है। बेटा, तुम फिर से स्कूल जाने लगोगे। सब इस विशाल नारियल के घर का कमाल है। हाँ, हमने नारियल के पेड़ की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। नारियल के पेड़ ने जरूरत के वक्त हमारी मदद करके अपना फर्ज निभाया है। हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति हमेशा हमें दुगना वापस करती है। विशाल नारियल होटल से जो भी कमाई होती है, रमेश उससे अपने गांव के लोगों की मदद करता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था। हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंडू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंडू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंडू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है। काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो।
भी ढोंडू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंडू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंडू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढोंडू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुँचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंडू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंडू के पास आया। ढोंडू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर ढोंडू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और ढोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग ढोंडू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे, बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, ढोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर ढोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ढोंडू जोर। इस प्रकार ढोंडू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।